नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार गौड़ अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। वंदे मातरम। आप लोगों ने साथियों हर एपिसोड में मेरा बहुत उत्साह बढ़ाया है, व्यूज़ भी बहुत आए, लाइक भी बहुत आए, लेकिन सब्सक्राइब जो है उसमें ढिलाई हो रही है। मेरा निवेदन है कि मेरे एपिसोड अगर पसंद आए तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें, जिससे मेरा उत्साह ज़्यादा बढ़ेगा। साथियों, आज हम बात करना चाहते हैं देश के अंदर बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी और खोखले कह दो, ढोंगी कह दो, ऐसे बुद्धिजीवी, वो नाम क्या होगा वो आप एपिसोड के बाद तय कर लेना। साथियों, पहले एक शब्द हुआ करता था भद्र पुरुष, उसके बाद आया कि जी ये बुद्धिजीवी है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये हुआ कि हमारे देश में एनजीओ की बाढ़ आ गई जो विदेशी धन से पोषित होते थे, और जो जो ये एनजीओ बढ़े वैसे ही फर्जी बुद्धिजीवी बढ़ गए, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते थे लेकिन वो विदेशी फंड से देश विरोधी कार्य में लिप्त थे। ये जो विदेशी जो उसमें फंड से जो पोषित बुद्धिजीवी थे, इनका मुख्य कार्य ये था कि देश के विकास कार्यों को रोको, देश में जो उपद्रव फैला रहे हैं उनको जो है मदद दो, और देश में अशांति फैलाने का काम करो। इसके लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आप ये देखिए, आपको ध्यान होगा कि तमिलनाडु में कुडनकुलम जो है परमाणु संयंत्र जो है बन रहा था, उस वक्त एक आंदोलन चलाया कि सुनामी से इस संयंत्र को बहुत खतरा होगा, और महिलाओं के इमोशंस को खेल के और उनके खिलाफ ये उस संयंत्र के खिलाफ आंदोलन चलाने का काम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि जिस संयंत्र का उद्घाटन 2003 में हुआ था, उसकी पहली कॉमर्शियल इकाई शुरू हुई 2013 में जाके। इसी तरह पश्चिम भारत के अंदर जैतपुर का जो परमाणु संयंत्र है, उसको भी भूकंप का बहाना लेके, ये भूकंप आने वाला क्षेत्र है, उसका बहाना लेके और उसके खिलाफ हिंसक आंदोलन किया गया ताकि उसका कार्य भी रोका जाए। तो इस तरह से इन्होंने रोका। आज हमारे देश के अंदर करीब 25 संयंत्र जो है वो काम कर रहे हैं। हमारी कोयला परियोजना को रोकने के लिए भी ये लोग पर्यावरण विस्थापन इसका सहारा लेते थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का आपको पता है, नर्मदा का जो डैम था उसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया, विदेशी फंड से चलाया गया, और उस आंदोलन के कारण से वर्ल्ड बैंक ने जो हमारे फंड थे वो रोक लिए, जिसके कारण से हमारी परियोजना जो है वो उसमें देरी हुई। इस परियोजना के अंदर जो है 30 तो बड़े प्रमुख और 136 मध्यम और 3000 छोटे बांध बनने थे। उससे जो है जो उसके आसपास के जो संबंधित क्षेत्र थे उसमें समृद्धि आई बाद में, और 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। लेकिन इन लोगों ने उसको 10 साल डिले करवाने का काम किया। इसी तरह से आप ये देखिए कि किसी भी प्रकार के जो आंदोलन होते हैं
उसका अभी आप बहुत नजदीक आप देखिएगा, एक ये जो ग्रेटर निकोबार वाला जो परियोजना चल रही है, जो भारत की नेवी को जो है मजबूत करने के लिए, भारत की सेना को समुद्र में मजबूत करने के लिए ये परियोजना बनाई जा रही है। और इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट, वैसे तो पूरे दुनिया को इससे इफेक्ट होगा, भारत को बहुत फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट होगा चाइना। और आपको पता ही है कि कांग्रेस का जो है कांग्रेस क्या आपके सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया हुआ है वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से। तो सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा है, इस परियोजना को तुरंत रोक दिया जाए, इससे पर्यावरण को हानि होगी, आदिवासियों का विस्थापन होगा। तब बहाने शुरू कर दिए। और कोई आश्चर्य नहीं कि थोड़े दिनों में ये पैसों से पोषित जो एनजीओज हैं वो आंदोलन वहां पे करके और उसको डिले करवाने का काम करें, क्योंकि ये सब देश विरोधी तत्व हैं और इनकी फंडिंग हमारे यहाँ पे देश विरोधी तत्वों से होती है। और जो हमारे कई तो राजनीतिक दल में ऐसे लोग बैठे हैं जो देश विरोधी देश के एजेंट टाइप जो है कार्य करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये इस तरह के बुद्धिजीवी हैं जिनको मैं फर्जी बुद्धिजीवी कहता हूं, दूसरी तरफ एक और फसल तैयार हो रही है जिसको मैंने नाम दिया है ढोंगी बुद्धिजीवी, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये लोग देश के प्रति अपने कर्तव्य, देश के लिए जो इनके कर्तव्य हैं उसके प्रति उदासीन, कहते मिलेंगे आपको हम राजनीति से परहेज करते हैं, हम राजनीति से दूर रहते हैं, हम राजनीति की बातें नहीं करते। मेरे फेसबुक पे भी कई फ्रेंड हैं, उन्होंने भी कई बार कहा साहब मैंने एपिसोड बनाया था, आपको ध्यान होगा, एक पहलगांव जो है आतंक के बाद देश के विपक्ष की भूमिका, पर क्या प्रजातंत्र भी देश के लिए घातक हो सकता है भारत के बाद, इस तरह के मैंने जो एपिसोड बनाए थे। तो उसमें ये कहते हैं कि इसमें तो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का नाम तो आता है, इसलिए ये तो राजनीतिक जो है वो एपिसोड है और हम राजनीति से दूर रहते हैं। और एक तो इतने महान है जो कहते हैं मैं राजनीति से दूर रहता हूं, मैंने तो न्यूज देखना भी छोड़ दिया। दुर्भाग्य से वो वकील हैं, नाम नहीं मैं वहां यहां पे आपको आउट करना चाहता। अब आप सोचिए कि ऐसे लोग को आप क्या कहेंगे, ये ढोंगी है ना, ये अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए, बुद्धिजीवी शो करने के लिए ये उदासीन बनते हैं और इनकी उदासीनता देश के लिए हानिकारक है। और ये जो पैदावार होती है ना, ये इस तरह की जो पैदावार, ये गांवों में नहीं, ज्यादातर शहरों में। और ये लोग अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, किसी का अपना अच्छा खुद का कार्य है, ये सुविधा भोगते हैं, इनको पैसे वगैरह की जो सुविधा है वो सुविधा इनको मिलता रहे, उससे कोई बात इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो है देश के लिए नहीं सोचते। अच्छा, ये जो है आपके पढ़े लिखे भी हैं, तथाकथित पढ़े लिखे। मैं तथाकथित क्यों कहता हूं, आप सोचिए कोई इंजीनियर ये कह दे कि अब मैं नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है ये पढ़ना छोड़ दिया, डॉक्टर ये बोल दे, वैज्ञानिक ये कह दे, टीचर ये कह दे, प्रोफेसर ये कह दे, किसान ये कह दे कि मैं तो अब नई चीज देखता ही नहीं। मैं मतलब आप ये देखिए, व्यापारी को देख लीजिए, छोटे व्यापारी को देख लीजिए, मछली पालने वाले को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, तो वो कभी भी इस तरह के बातें नहीं करेगा। ये लोग
प्रजातंत्र में रह के और ये कहते हैं कि नहीं, हम प्रजातंत्र से हम राजनीति से दूर रहते हैं। तो आप ये बताइए, अच्छा वो जो मैंने बताया, एक वो जो वकील साहब, मैं यूनियन में रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक मैंने वाद किया है और बहुत अच्छे अच्छे वकीलों से भी मिला हूं। वो राजनीति की बात ही नहीं करते, बड़े जागरूक लोग हैं। तो इसलिए ये कह देना कि मैं तो न्यूज भी नहीं देखता, ये नहीं देखता, तो ये तो बिल्कुल ही अजीब बात है। अब आप ये बताइए कि क्या आप इनको पढ़ा लिखा कहेंगे? इसलिए मैंने तथाकथित वर्ड यूज किया। आप प्रजातांत्रिक देश में रहते हो, प्रजातांत्रिक देश में रहते हो, देश की सरकार आपने चुननी है, जनता जनार्दन है हम। और अगर हम देश के हालात को नहीं जानना चाहेंगे, न्यूज नहीं देखेंगे, राजनीति की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो हमें क्या पता लगेगा कि देश के लिए सत्ता में किस दल के आने से देश का विकास होगा और किस लोगों के आने से देश में पतन होगा। हमें यही नहीं पता होगा और हम वोट डालने चले गए, तो हम क्या सोच के वोट डालेंगे? तो अल्टीमेटली देश को नुकसान कर देंगे ना। हम वोट डालेंगे, हमको हालात का पता ही नहीं होगा कि भाई क्या जो है हालात चल रहे हैं। तो ऐसे के अंदर जो है देश को नुकसान होने का काम होगा। इसलिए मेरा ये मानना है, ये ऐसे लोग स्वार्थी तत्व हैं, स्वार्थी तत्व, जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, पैसा कमाते हैं, सुविधाएं भोगते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते। मैं पहले भी कई एपिसोड में कह चुका और आप फिर कहता हूं, ये इस वहम में ना रहें कि ये आज जहां बैठे हैं वो अपनी मेहनत से बैठे। इन पर देश के करदाताओं का पैसा लगा है, तब ये इस पोजीशन में पहुंचे हैं। इसलिए ये देश के ऋणी हैं और देश के ऋण को उतारने के लिए इनको अपने कर्तव्य के, देश के प्रति जो कर्तव्य है उसके लिए सचेत होना जरूरी है। आप अपने देश के लिए वफादार बनिए। अरे जानवर को देखिए ना आप, मैं इनकी तुलना नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूं। हम चारा देते हैं और दूध देते हैं, बोझा ढोते हैं, सवारी जो है ना करवाते हैं, हमें नाना प्रकार के हमारे कार्य काम में आते हैं। कुत्ते को देखिए, वो मालिक का कितना वफादार होता है। सिर्फ ऐसे कुत्ते नहीं जो एक ही मालिक के पास रहते हैं, बहुत सुविधा से रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे बेड वगैरह हैं। आप गली के एक कुत्ते को लीजिए, जो गली के लोगों के टुकड़ों से महज उसका भरण पोषण करने का काम गली के लोग करते हैं, लेकिन वो उस गली के अंदर किसी चोर वगैरह को नहीं आने देता, वो भौंक के सबको सावचेत करने का काम करता। कुत्ता वफादार होता है। तो फिर उदासीनता किस लिए? देश के लिए कर्तव्य जो है उसका पालन करना चाहिए। अच्छा, ये तो एहसान फरामोशी होगी ना कि हम ले तो सब कुछ रहे हैं, देश के प्रति कुछ करना नहीं चाहिए। अच्छा, ये बीमारी जो है ना, ये भी विशेषकर हिंदुओं में ही है। यही ज्यादा जो है वो ढोंगी कह दो, बुद्धिजीवी बनते हैं। एक पंचर वाले को जो है के कंसेप्ट क्लियर है, उसके नहीं उसके बेटे के भी क्लियर है, उसको अपना गोल पता है। लेकिन इन लोगों को जो है, ऐसे स्वार्थी लोगों को जो राजनीति से प्रेज करते हैं, भाई अगर तुम्हें राजनीति से प्रेज है तो आप ऐसे कंट्री में चले जाइए जहां डिक्टेटरशिप है, राजनीति की बात ही नहीं होगी, वो अपने आप अपने हिसाब से चला लेंगे। मैं ये नहीं कहता ये जो उदासीन
तरह के लोग हैं, ये देश विरोधी हैं। नहीं, ये देश विरोधी नहीं है, लेकिन इनकी उदासीनता देश के लिए हानिकारक हो सकती है और होती है। मैं इन्हें देश विरोधी नहीं मानता, और मेरा ये एपिसोड जो बनाने का जो मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं ऐसे जो उदासीनता में लोग हैं इनको जागरूक करूं, सचेत करूं कि भाई जागो, देश के प्रति सचेत हो जाओ। अगर दुर्भाग्य से ऐसी जो है हमने पार्टी को सत्ता में ले आए जो देश के लिए हितकारी ना हो, तो देश का पतन हो जाएगा, और देश का पतन हो गया तो ना हम बचेंगे, ना हमारा परिवार बचेगा, ना आने वाली पीढ़ी बचेगी, ना औरतों और बच्चों का जो है इज्जत बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। और दूर मत जाइए आप, कश्मीर में देखा आप उदासीनता का नजारा, बंगाल के अंदर अभी पूरी तरह से जाग नहीं रहे, तो आप देख रहे हो क्या नजारा है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है ऐसे लोगों से कि आप इस उसमें अहंकार में मत रहिए कि हम इस पद पे बैठे हैं या हमने ये प्राप्त कर लिया। कुछ नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग जो है पाकिस्तान से, सिंध से आए थे, बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान से आए थे, सब कुछ छोड़ के आ गए, बर्बाद हो गए। बंटवारा हुआ, जिन लोगों के पास जो महलों में रहते थे वो यहाँ पे आके शरणार्थी शिविरों में रहे। और मैं फिर कहता हूँ, कश्मीर दूर नहीं, अभी कुछ ही सालों पहले जो बहुत बड़े बड़े मकानों में कश्मीर में रहते थे वो आके दिल्ली में शिविर में रहे। तो फिर निवेदन है कि आप जागिए और उदासीन मत रहिए, देश के लिए अपने कर्तव्य को समझिए, अपने परिवार और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सोचिए और सचेत रहिए, और दूसरों को भी सचेत करने के लिए कार्य कीजिए। ये अलग जगाइए कि हमें सचेत रहना है। देश में हमको जो आज़ादी मिली है, देश में बहुत नौजवानों ने अपनी जान गंवाई है, वीरांगनाओं ने अपनी जान गंवाई है, माँ बाप ने अपने बेटे खोए हैं, औरतों ने अपना सुहाग खोया है, बहनों ने अपने भाई खोए। वो कर्ज हम पे है और हमारा ये फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम उन्होंने जो हमको आज़ादी दिलाई है उस देश को बचा के रखें, उन्नति की राह पे लाएं। मेरा यही निवेदन है। और अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को, और निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जागरूकता फैले। नमस्कार, जय हिंद।